हेलो डियर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। मैं स्वाति और आप सब मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं मेरे चैनल माइंडफ्यूल एक्सप्लोजन पर। आज हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी का टॉपिक एटमॉस्फेरिक लेयर, और साथ ही उसमें जो आपका प्रेशर कैसे वेरी करता है, कैसे टेम्परेचर वेरी करता है और लेयर्स की क्या क्या खासियत है, उन सबको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो आप सभी को रेगुलरली मिलती रहे। आइए, हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक लेयर। तो जानना तो हमें एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में है, बट उससे पहले एटमॉस्फेयर के बारे में तो पता हो। एटमॉस्फेयर क्या होता है? जो हमारी अर्थ है उसके चारों तरफ जो आपका गैसें होती हैं उनका आप कंबल कह लीजिए, या उसकी एक थिक लेयर, उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। अब ये जो एटमॉस्फेयर की हाइट है लगभग अर्थ से 1000 किलोमीटर की आसपास का जो एरिया है उसे क्या कहा जाता है? आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा होगा जैसे आपकी ये अर्थ है तो इसके चारों तरफ ये जो दिख रहा है ना आपको, गैसों का एक पूरा कंबल टाइप कह लो या फिर लेयर कह लो, उसको हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर। ये आपका पूरा क्या है? एटमॉस्फेयर। और इसकी हाइट कितनी होगी? लगभग यहां से यहां तक 1000 किलोमीटर। ठीक है। अब इसकी लेयर्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है और उनकी अपनी खासियत भी है। जो सबसे पहली वाली लेयर है उसे कहा जाता है ट्रोपोस्फियर, या फिर हिंदी में हम कहते हैं उसे क्षोभ मंडल। इसकी हाइट अर्थ के सरफेस से लगभग 13 किलोमीटर के आसपास होती है। सेकेंड लेयर होती है आपकी स्ट्रेटोस्फियर, जिसे हम क्या कहते हैं? समताप मंडल, और इसकी हाइट आपको लगभग 50 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। फिर थर्ड है आपकी मीजोस्फीयर, जिसे हम मध्य मंडल भी कहते हैं, और इसकी हाइट कितनी रहती है? लगभग 80 किलोमीटर। एंड फोर्थ कौन सी है आपकी? आयनोस्फीयर, या इसी को हम थर्मोस्फीयर भी कहते हैं, और इसे हिंदी में आयन मंडल कहा जाता है, जिसकी हाइट आपको लगभग 600 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। इसके बाद आपका आता है एक्सोस्फीयर, जिसे हम बाह्यमंडल कहते हैं, या फिर आप इसकी हाइट आपको कितनी मिलेगी? 1000 किलोमीटर। और इसके बाहर वाला जो एरिया है उसे कहा जाता है चुंबक मंडल। और हमको जो पढ़ना है वो हम सिर्फ कहाँ तक पढ़ेंगे? एक्सोस्फीयर तक, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा डिटेल हमें एक्सोस्फीयर के बारे में ही नहीं पता है, तो उसके बाहर के बारे में तो पता ही नहीं है। तो जो हमें पता है, जो हमें साइंटिस्टों ने बताया, उसी को हम देखेंगे। जो फर्स्ट लेयर है हमारी वो है ट्रोपोस्फियर। अब ये ट्रोपोस्फियर जो है, इसको अगर हम देखें तो इसकी जो हाइट है वो क्या होती है? जैसे आपका ये अर्थ है, ये आपकी, और इस अर्थ के ये पोल्स वाला एरिया है, और ये क्या है? इक्वेटर। तो पोल्स से लगभग इसकी हाइट कितनी होती है? 8 किलोमीटर, जबकि इक्वेटर से इसकी हाइट होती है लगभग 18 किलोमीटर। ठीक है। और ये कुछ ऐसा आपका बनेगा। ठीक है। अब ये हाइट अलग अलग क्यों है? पोल्स पे 8 किलोमीटर, जबकि आपके जो इक्वेटर है यहाँ पे 18 किलोमीटर। ऐसा क्यों होता है? तो आपको पता है कि जो हमारा इक्वेटर होता है वहां पे क्या रहता है? टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है। अब टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो जो गैसेज हैं वो क्या होंगी? गर्म होके ऊपर उठेंगी, और जब गर्म होकर ऊपर उठेंगी तो यहाँ पे हाइट क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है।
जबकि पोल्स पे क्या होता है, टेम्परेचर लो रहता है, उल्टा रहता है ना। टेम्परेचर क्या है यहाँ पर, लो है, और टेम्परेचर लो है तो जो एयर है वो वहीं की वहीं है, वो तो कहीं जा नहीं रही है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होती है, जो ट्रोपोस्फियर की जो लेयर है इसकी हाइट क्या होती है, कम होती है। और अगर हम इसकी ओवरऑल हाइट देखें तो वो लगभग आपको 13 किलोमीटर के आसपास या 13, 14, 15 तक भी कहीं कहीं बुक्स में अलग अलग मिलेगा, तो वो वेरी करता रहता है। पर आपको एक एवरेज याद रखना है 13, 14 या 15, ठीक है। जो भी आपको मिल जाए वो आप लगा सकते हो, ठीक है। फिर क्या है, अब देखिए इसके अलावा इसका एक रीजन और भी कहा जाता है, वो है आपका ग्रेविटेशन, जो कि यहाँ पे क्या होता है, इक्वेटर पे 0 होता है, जबकि पोल्स पे क्या होता है, का ज्यादा होता है। तो इसलिए भी क्या कहा जाता है कि की वजह से जो पोल्स पे इसकी हाइट है, किसकी, ट्रोपोस्फियर की, वो कम होती है, जबकि आपके इक्वेटर पे इसकी हाइट जो है वो ज्यादा होती है, किसकी, ट्रोपोस्फियर लेयर की। अब ये जो ट्रोपोस्फियर लेयर है ये इसका क्या है, अब जो लेयर होगी आप खुद सोचिए, लेयर है तो इसका बॉटम वाला एरिया भी होगा और ऊपर से टॉप वाला एरिया भी होगा। तो ये जो बॉटम वाला एरिया है, यहां से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं यानी हाइट बढ़ती है तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता जाता है। नीचे वाली लेयर में क्या होता है, इसका टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो जैसे वो ऊपर पहुंचा, इस वाले को टॉप को क्या कहा जाता है, ट्रोपोपोज। ये ट्रोपोपोज किसको कहते हैं, जो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच का जो संक्रमण वाला एरिया है उसको क्या कहा जाता है, ट्रोपोपोज। तो जैसे ही हम ट्रोपोपोज तक पहुंचते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो लगभग 55 और 56 डिग्री माइनस में, -56 या फिर -55 के आसपास का जो टेम्परेचर होता है, यानी इतना कम हो जाता है टेम्परेचर, ठीक है। अब ये टेम्परेचर कम हो जाता है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इस वाले एरिया तक पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर कम हो जा रहा है तो इस जो भी आपकी जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो किस लेयर में होती है, इसी में। बादल यहीं बनेंगे, प्रिसिपिटेशन भी यही होगा, आपके ओले जो भी चीजें हैं मतलब मौसम से संबंधित घटनाएं, जेट स्ट्रीम भी आपको यहीं देखने को मिलेगी। जेट स्ट्रीम क्या होती है, एक आपकी तेज हवा होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर सारी जो मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ हो रही हैं तो ये जो आपके क्लाउड्स हैं वो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर कितना हो जा रहा है, ऊपर तक जाते जाते -56 डिग्री। अब अगर -56 डिग्री टेम्परेचर हो जा रहा है तो ये क्लाउड्स जो हैं वो फ्रीज क्यों नहीं हो रहा है, ओले क्यों नहीं बन रहा है। तो क्या होता है कि जो ओले होते हैं उसके बनने के लिए जो क्लाउड्स हैं वो जब रेस्ट करेंगे तब बनते हैं, बट जो क्लाउड्स होते हैं वो जनरली हमेशा मूव करते रहते हैं, वो रेस्ट नहीं करते। जैसे ही कुछ समय के लिए उन्होंने रेस्ट किया वो फटाफट क्या बन जाते हैं, ओले। और वही ओले क्या होते हैं, अर्थ पर हमें देखने को मिलते हैं। और जैसे ही वो ओले बनते हैं, जो आसपास के जो क्लाउड्स हैं वो फटाफट क्या, वो तो मूव कर रहे हैं, तो क्या होता है, ओले के साथ ही आपको क्या देखने को मिलती है, बारिश। तो तुरंत उसके बाद क्या हो जाता है, आपके जो बारिश होने लगती है। तो समझ में आ रहा ना कि क्यों, क्योंकि क्लाउड्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। इस वजह से इतना कम टेम्परेचर होने के बावजूद भी क्या होता है, ये पूरे के पूरे जो क्लाउड्स है वो फ्रीज नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रेशर, हमने टेम्परेचर देख लिया, ठीक है। अब क्या है, प्रेशर की बात। तो ये जो पूरा का जो पूरा एरिया है क्षोभ मंडल वाला, यहाँ पर क्या होता है, गैसों का अच्छा खासा एक वो होता है कलेक्शन। तो जो भी आपको भारी गैसेज हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, आपकी नाइट्रोजन है, या फिर आपके जलवाष्प है,
तो ये सभी जो भारी गैसेज हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और ये जो गैसेज हैं वो क्या कर रही होती हैं, प्रेशर लगा रही होती हैं। तो ये जो प्रेशर लगा रही है, तो इसी की वजह से ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, प्रेशर आपको देखने को मिलता है। और जैसे ही हम ट्रोपोस्फीयर से स्ट्रेटोस्फीयर में जाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर बिल्कुल खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है, क्योंकि जब हम ऊपर गए तो हमने क्या किया, जो गैसेस थी उनको तो हमने नीचे छोड़ दिया। जब नीचे छोड़ दिया तो प्रेशर लगाएगा कौन, खत्म, प्रेशर खत्म हो जाता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। तो ट्रोपोस्फीयर में क्या देखने को मिल रहा है आपको, कि जब आप लोअर लेयर से टॉप लेयर में जा रहे हो तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है, वो भी जब आप ट्रोपोस्फीयर से स्ट्रेटोस्फीयर में जा रहे हो तो क्या हो जाता है, प्रेशर स्ट्रेटोस्फीयर में खत्म हो जाता है लगभग। ट्रोपोस्फीयर में प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है, आपके ऊपर। और साथ ही जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो भी आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, ट्रोपोस्फीयर में। जेट स्ट्रीम वो भी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ट्रोपोस्फीयर में। और यहाँ पर अगर हम ये देखें, जो टेम्परेचर कम हो रहा है वो कैसे कम होता है, तो वो लगभग 165 मीटर पे क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। ट्रोपोस्फीयर क्या है, आपकी जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं उसमें से अर्थ के सबसे पास वाली जो लेयर है वो कौन सी लेयर है, ट्रोपोस्फीयर। और इसकी हाइट कितनी होती है, अर्थ के सरफेस से लगभग 13 किलोमीटर। ये जो आपकी एवरेज हाइट है, ठीक है। और क्या क्या देखा था हमने यहाँ पे, कि जो भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो भी आपके ट्रोपोस्फीयर में ही होती हैं। प्रेशर सभी लेयर के कंपैरिजन में ट्रोपोस्फीयर में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जो भी आपकी भारी गैसेज हैं वो आपको यहीं देखने को मिल रही थी। और टेम्परेचर भी वेरी कर रहा था, कैसे, कि जो ट्रोपोस्फीयर की जो लोअर वाली लेयर है, मतलब लोअर वाला पार्ट है नीचे, वहां पे टेम्परेचर कितना था, 15 डिग्री सेल्सियस। और जो ट्रोपोपोज तक पहुंचते पहुंचते कितना हो गया था, -56 डिग्री सेल्सियस। यानी कि टेम्परेचर क्या हो रहा था, कम हो रहा था। साथ ही हमने ये भी देखा था कि जो टेम्परेचर था ट्रोपोपोज में, यानी ऊपर की साइड लेयर पर, अगर हम पोल्स पे देखें तो कितना पहुंच गया था, -45 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम इक्वेटर पे देखें तो वो -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया था। तो ये किसके बारे में था, आपका ट्रोपोस्फीयर के बारे में या फिर क्षोभ मंडल के बारे में। आज हमें देखना है सेकेंड लेयर, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर के बाद वाली आपकी एटमॉस्फेरिक लेयर है। इसको हिंदी में समताप मंडल कहा जाता है। और इसकी हाइट अर्थ के सरफेस से लगभग 50 किलोमीटर होती है। और ये भी पोल्स पे और इक्वेटर पे वेरी करती है। अगर हम ये देखो, ये हमारा अर्थ का डायग्राम है, तो ये क्या है, बाहर वाली ये अर्थ है, और ये बाहर वाली जो लेयर थी ये कौन सी थी, आपकी ट्रोपोस्फीयर। और ट्रोपोस्फीयर के बाद ये क्या आएगी आपकी, ये मैं रेस कर देती हूँ, एक सेकेंड। ट्रोपोस्फीयर के बाहर ये आएगी आपकी स्ट्रेटोस्फीयर। यहाँ पे आपको क्या है, आप देख रहे हो कि इसमें पोल्स में जो ट्रोपोस्फीयर है उसकी हाइट क्या है, कम है पोल्स पर। इसके वजह से क्या होगा, जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसकी हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेटोस्फीयर की हाइट क्या ज्यादा देखने को मिलेगी। बल्कि जो अगर आप इस पे देखो, कहाँ पे, इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे ट्रोपोस्फीयर की हाइट ज्यादा है। और इसकी वजह से ये हाइट देखो, ये कम हो गई ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेटोस्फीयर की हाइट जो है वो आपके इक्वेटर पे कम देखने को मिलती है। तो स्ट्रेटोस्फीयर की हाइट पोल्स पर ज्यादा होती है देन कंपेयर टू इक्वेटर। अब यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, ना के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि जो भारी गैसेस थी वो तो हम पीछे छोड़ आए। और यहाँ का जो टेम्परेचर है यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, कि यहाँ पे जब हम देखते ट्रोपोस्फीयर में तो क्या था, टेम्परेचर आपका कंटिन्यूअसली क्या हो रहा था, कम हो रहा था। अब जैसे ही हम ट्रोपोपोज पर पहुंचते हैं
तो उसके बाद कुछ डिस्टेंस तक, लगभग 20 किलोमीटर तक टेम्परेचर क्या होता है आपका कांस्टेंट रहता है, और उसके बाद फिर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि टेम्परेचर जो है लगभग 20 किलोमीटर तक कांस्टेंट रहता है, और उसके बाद फिर जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पर पाई जाती है एक ओजोन लेयर, और ये ओजोन लेयर क्या करती है, जो सन से जो भी आपकी यूवी रेज आ रही होती हैं उनको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और अगर ये गैसों को एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो ये यहाँ पे क्या होने लगता है, ये टेम्परेचर का जो ग्राफ है वो इंक्रीज दिखने लगता है आपको। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे जो ओजोन लेयर की वजह से क्या हो रहा है, आफ्टर 20 किलोमीटर क्या होता है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। और ये ओजोन लेयर क्या है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये ओजोन लेयर ना हो तो जो सन से जो यूवी रेज आ रही है या अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं वो डायरेक्टली कहाँ पहुंचेंगी, अर्थ पर। और जब ये अर्थ पर डायरेक्टली पहुंचेंगी तो जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको स्किन कैंसर जैसी बीमारी वगैरह हो सकती हैं। तो उनसे कौन प्रोटेक्ट करता है, ये आपकी ओजोन लेयर। क्या है ये, ओजोन लेयर। तो ये जो ओजोन लेयर है ये क्या करती है, जो भी सन से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं या फिर यूवी रेज आ रही हैं उनको अर्थ पे पहुंचने से रोकती है, क्योंकि ये क्या करती है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ तक पहुंचने नहीं देती। और अगर ये ना हो तो जो यूवी रेज हैं वो डायरेक्टली कहाँ पहुंचेंगी, अर्थ पर, और उससे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको स्किन कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। तो उससे कौन बचाव करता है, हमारा ये ओजोन लेयर। और आपने भी कुछ समय पहले सुना भी होगा, कुछ समय से क्या हो रहा है कि ये जो ओजोन लेयर है इसकी थिकनेस दिन पे दिन कम होती जा रही है, और जो अंटार्कटिका है वहां पर तो ओजोन होल भी पाया गया है। और साथ ही जो आपका 60 to 65 डिग्री के आसपास आप देखोगे तो वहां पे क्या हो रही है, इसकी लेयर जो है वो दिन पे दिन कम होती जा रही है। तो इसी को बचाने के लिए, इसके लिए क्या किया गया, आपका जैसे 1987 में आपका वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया। ठीक है, और जो भी इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचा रही हैं जो गैसेस वगैरह, उनको भी कम करने की कोशिश की जा रही है। सबसे ज्यादा अगर ओजोन लेयर के लिए देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबल, जो इसमें जो कमी आ रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी गैस है आपकी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी ओजोन लेयर बहुत जरूरी है हम सबके लिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो डायरेक्टली अर्थ पर पहुंचेंगी और स्किन कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। तो उसको बचाने के लिए ये जरूरी है, और उसके लिए हम सबको पहले ओजोन लेयर को बचाना जरूरी है। ओजोन लेयर को समझने के बाद अब हमें समझना है जो ट्रोपोस्फेयर होता है उसमें जो एयरलाइंस वगैरह होती हैं वो सारी की सारी आपकी यहीं क्यों फ्लाई करती हैं, ट्रोपोस्फेयर में क्यों फ्लाई नहीं करती हैं। क्या होता है ट्रोपोस्फेयर में, क्योंकि गैसों का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और सारी मौसम संबंधी घटनाएं भी यही होती हैं। तो अगर यहाँ पे फ्लाइट फ्लाई करेगी तो मौसम खराब होने की वजह से जो आपकी एरोप्लेन वगैरह हैं उनको क्या हो सकती है, क्षति पहुंच सकती है। तो उससे बचने के लिए कहाँ ले जाया जाता है, एरोप्लेन को हाइट दी जाती है, तो उसको स्ट्रेटोस्फेयर में लेके जाया जाता है, और वहां पे फिर क्या होता है, मौसम स्टेबल रहता है, तो आराम से स्पीड जो है बढ़ जाती है। जब एरोप्लेन को उड़ाया जाता है स्टार्टिंग में तो क्या किया जाता है, तब उसकी स्पीड कम रखी जाती है। क्यों कम रखी जाती है, क्योंकि सारी मौसम संबंधी घटनाएं यही हो रही हैं। अगर हो सकता वो टकरा जाए किसी से तो खराब भी हो सकता है। तो इसलिए जब तक वो स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं पहुंच जाता है तब तक एरोप्लेन की स्पीड कैसी होती है, स्लो होती है, और जैसे ही वो स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचा फिर उसके बाद वो स्पीड पकड़ लेता है, लगभग 900 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हो जाती है उसकी स्पीड। बट ट्रोपोस्फेयर में जो है उसकी स्पीड कम होती है। तो ट्रोपोस्फेयर में जो है आपको जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स वगैरह होती हैं जो ज्यादा डिस्टेंस की नहीं होती हैं वो तो आप ट्रोपोस्फेयर में उड़ा सकते हो, लेकिन अगर जो कमर्शियल फ्लाइट है या जो लॉन्ग डिस्टेंस की फ्लाइट है वो आपको स्ट्रेटोस्फेयर में ही देखने को मिलेंगी। अब एक चीज और, जो फ्लाइट्स होती हैं क्या होता है कि यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में यहाँ पर तो प्रेशर होता है, जबकि स्ट्रेटोस्फेयर में
जो प्रेशर है वो तो है नहीं। अब यहाँ से अगर फ्लाइट उड़ के चली गई स्ट्रेटोस्फीयर में, तो यहाँ पे फिर मतलब सरवाइव कैसे करते हैं? क्योंकि यहाँ पर जब अर्थ पे हम लोग रह रहे होते हैं, अर्थ से जो ट्रोपोस्फीयर तक पूरे एरिया में क्या होता है, एक तो हमारी बॉडी अंदर से प्रेशर लगा रही, और दूसरा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी हमारी बॉडी पे पड़ रहा है। तो उससे क्या होता है, जो प्रेशर है वो बैलेंस रहता है। और स्ट्रेटोस्फीयर में जैसे ही हम पहुंचे, अब क्या हुआ, बाहर का जो प्रेशर था गैसों का वो तो खत्म हो गया। अब सिर्फ क्या हो रहा है, हमारी बॉडी अंदर से प्रेशर लगा रही है। तो फिर क्या होगा ऐसे केस में? तो इस केस में क्या किया जाता है, एरोप्लेन के अंदर एक आर्टिफिशियल प्रेशर को क्रिएट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर इसके अंदर प्रेशर नहीं होगा और जो ह्यूमन बींग्स इसके अंदर बैठे हुए हैं, उनके अंदर जो बॉडी से तो प्रेशर लग रहा है बराबर से, तो वो प्रेशर क्या करेगा, फिर हो सकता है उनकी नाक से खून आने लगे, या फिर कानों से खून आने लगे, या फिर आप देखोगे कि जो मतलब सुस्ती सी छाने लगेगी, नींद आने लगेगी, ऑक्सीजन है नहीं है, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, तो धीरे धीरे बेहोश होने लगेंगे, और फिर धीरे धीरे करके उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इस वजह से क्या किया जाता है, जैसे ही ऊपर जाते हैं तो एरोप्लेन चारों तरफ से बंद है, और उसके अंदर क्या किया जाता है, एक प्रेशर को जो कि आर्टिफिशियल है उसको क्रिएट किया जाता है। जब हम यहाँ से जाते ही है ना, तब उसके अंदर भर के लेके जाया जाता है। और अगर गलती से कहीं ऐसा हो कि जो एरोप्लेन है अगर कहीं से क्रैक हो या फिर कोई गेट खुल जाए, तो ऐसे में क्या होता है, बाहर तो कोई प्रेशर है नहीं, अंदर से जो प्रेशर है वो क्या करेगा, एकदम से जो भी बैठा हुआ है वो पर्सन, उसको क्या करेगा, एकदम से ढकेल देगा, तो सीधा उड़ के कहाँ चला जाएगा, बाहर, और उसका पता भी नहीं चलेगा। तो एरोप्लेन्स को इसीलिए जब ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर में लेके जाया जाता है, तो पहले इसकी पूरी चेकिंग होती है, देख लिया जाता है कहीं ऐसा ना हो कि इसमें कोई खराबी वगैरह ना हो, कि मान लो, क्योंकि पूरा पैक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बाहर प्रेशर है ही नहीं। तो क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल प्रेशर के वजह से ही लोग वहां पे सरवाइव कर पाते हैं, और अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो वो तो बस खत्म, फिर कोई बचा ही नहीं। और जैसे ही आप स्ट्रेटोस्फेयर से फिर जब एरोप्लेन को नीचे लाया जाता है, तो फिर क्या किया जाता है, जो अंदर का जो प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो आर्टिफिशियल, उसको क्या किया जाता है, धीरे धीरे रिलीज कर दिया जाता है। क्योंकि जैसे ही ट्रोपोस्फेयर में एंट्री की, तो फिर क्या हुआ, अगल बगल से प्रेशर लगना शुरू हो गया। तो ये होता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर में एरोप्लेन्स क्यों रन करते हैं या क्यों फ्लाई करते हैं, और ट्रोपोस्फेयर में क्यों फ्लाई नहीं करते हैं। और साथ ही अगर यहाँ पर प्रेशर ना हो इसके अंदर, हवाई जहाज के अंदर, तो क्या होगा, वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। जो मीजोस्फीयर है उसको हिंदी में कहा जाता है मध्यमंडल, और इसकी जो हाइट है वो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच की है। यानी कि जो मीजोस्फीयर का जो रीजन है वो आपके 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। और मीजोस्फीयर में ही जो आपके उल्कापिंड या फिर जो उल्कास्म होते हैं, या इन्हें इंग्लिश में कहें तो मीटेराइट्स या फिर मीटियोर्स, ये सभी आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, मीजोस्फीयर में। क्या होता है, जो आपका मंगल ग्रह है और जुपिटर यानी कि बृहस्पति, इसके बीच में बहुत सारे आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, एस्ट्रॉइड बेल्ट। कभी कभी क्या होता है कि ये अर्थ के या फिर मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट होके आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। वैसे ये क्या करते हैं, सन का चक्कर लगाते हैं, बट कभी कभी अर्थ और मार्स के जो उनका गुरुत्वाकर्षण होता है या ग्रेविटी की वजह से ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। और जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, तो जो मीजोस्फीयर की अपर वाली लेयर है, जिसको हम मीजोपोज भी कह सकते हैं, यहाँ पर जब एंटर करते हैं तो क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन या फिर वायुमंडलीय घर्षण के कारण क्या होता है, जो आपके जो क्षुद्र ग्रह हैं, अगर वो छोटे हैं साइज में, तो वहीं टकराकर फिनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और अगर साइज में ज्यादा बड़े हैं, तो वो क्या करते हैं, अर्थ तक आपके पहुंच जाते हैं
और अर्थ से टकराकर एक न्यू जो आपके लैंडफॉर्म्स वगैरह हैं वो क्रिएट कर देते हैं। जैसे जो महाराष्ट्र की लुनार झील है वो भी आपके इसी का एग्जाम्पल है। और आपने सुना होगा कि टूटता हुआ तारा, ये घटना कहते हैं ना, वो कुछ अलग से नहीं है, इसी घटना को क्या कहा जाता है, टूटता हुआ तारा की जो संज्ञा है वो इसी घटना को दी गई है। और जो मीजोस्फीयर है, यहाँ का टेम्परेचर पूरे जो वायुमंडल है उसका सबसे न्यूनतम या सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पाया जाता है, मीजोस्फीयर में। कितना, -100 डिग्री सेल्सियस। इससे ज्यादा जो कम टेम्परेचर है वो कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। सबसे कम टेम्परेचर आपको मीजोस्फीयर में ही देखने को मिलेगा। और हमने देखा था कि जो ट्रोपोस्फीयर है वहां पे क्या होता था, जो क्लाउड्स वगैरह होते थे वो सभी आपको कहाँ देखने को मिलते थे, ट्रोपोस्फीयर में। बट एक नॉक्टिल्यूसेंट नाम का क्लाउड होता है, वो कहाँ देखने को मिलता है आपको, मीजोस्फीयर में। क्या नाम है, नॉक्टिल्यूसेंट। ये कहाँ देखने को मिलता है, मीजोस्फीयर में। तो मीजोस्फीयर में मेनली क्या है, टेम्परेचर आपका सबसे कम -100 डिग्री सेल्सियस, हाइट 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर, और जो आपके उल्का या फिर उल्कास्म, ये सब घटनाएं जो घटती है वो कहाँ होती हैं, मीजोस्फीयर में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी आयनोस्फीयर। मीजोस्फीयर हो गया, फोर्थ लेयर कौन सी है आपकी, आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर की जो हाइट है वो 80 किलोमीटर से और 640 किलोमीटर, कितनी, लगभग 640 किलोमीटर के आसपास जो हाइट है वो किसकी होती है, आयनोस्फीयर की, या फिर इसे ही क्या कहा जाता है, थर्मोस्फीयर। ये जो आयनोस्फीयर है आपकी, ये जो आयनोस्फीयर है ये आपकी एटमॉस्फेयर की फोर्थ लेयर होती है। इसकी हाइट आपको 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगी लगभग। और आयनोस्फीयर कह लो या थर्मोस्फीयर, इसी को हिंदी में आयन मंडल कहा जाता है। आयनोस्फीयर में क्या होता है कि यहाँ पर देखो, ये आपकी जो अर्थ है, अर्थ को ये मानो, अर्थ के बाहर एटमॉस्फेयर में ये आपका ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, और इसके बाहर मीजोस्फीयर, और इसके बाहर फिर आता है आपका कौन सा, आयनोस्फीयर। अब ये जो आयनोस्फीयर है इसमें 4 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी, फर्स्ट लेयर को कहा जाता है डी लेयर, फिर आपके ई लेयर, एफ लेयर, और इसके बाहर होती है आपकी जी लेयर। अब आप सोच रहे होंगे अगर ये डी लेयर है तो ए बी सी कहाँ गई, क्योंकि यहां से यहां तक का क्या है, पूरा यहां से यहां तक आयन मंडल है। ठीक है। तो आयन मंडल में कितनी लेयर पाई जाती है, 4, डी ई एफ जी। और इससे पहले यानी ए बी सी, वो लेयर कौन सी है आपकी, ए यानी कि ट्रोपोस्फीयर, बी यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर, और सी यानी कि मीजोस्फीयर। तो 3 लेयर आपकी ये है। अब यहाँ पर क्या होता है, आयनोस्फीयर में जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की जो रेडियो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके सन से जो रेजेस आ रही हैं, चाहे वो एक्स रे हो, गामा रे हो, अल्ट्रावायलेट रे हो, या फिर लाइट वेव्स हो, इंफ्रारेड वेव्स हो, तो ये क्या करती हैं, जो यहाँ पर यानी कि इस रीजन में जो गैसेस पाई जाती हैं उनको क्या कर देती हैं, आयनीकृत कर देती हैं, यानी कि आयंस में कन्वर्ट कर देती हैं। अब आयंस में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है, आयंस में कन्वर्ट करने का मतलब है उन्हें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तोड़ देती हैं। ठीक है। तो ये क्या करती हैं आयनोस्फीयर में, इसमें जो क्या होता है कि जो आपकी रेजेज हैं, जो सन से रेजेज आ रही हैं, वो क्या होती हैं, डिफरेंट रेडियो वेव्स के फॉर्म में क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं। अब ये जो लेयर्स हैं जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, इनमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो आपकी गामा रेज है, जो गामा रेज है ये क्या करती है, जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन,
इसके जो हल्के कण होते हैं इनको आयंस के फॉर्म में क्रिएट कर देती है। और ऐसे ही जो कॉस्मिक रे होती हैं वो क्या करती हैं, आयनोस्फीयर में जो जी लेयर है इससे जब टकराती हैं तो एक जो लाइट होती है वो बहुत ज्यादा एकदम मतलब चमकीली लाइट टाइप की दिखाई देती है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, ध्रुवीय ज्वाला या फिर पोलर फ्लोर। ये जो आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, आयनोस्फीयर में। और इसी घटना को आपने सुना होगा ऑरोरा बोरेलिस या फिर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये जो घटनाएं होती हैं वो यही है जो कॉस्मिक रेस जो जब जी लेयर से टकराती हैं तो इसकी वजह से नॉर्थ पोल पे क्या देखने को मिलता है, ऑरोरा बोरेलिस। और दक्षिणी ध्रुव पे क्या देखने को मिलता है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। और इसके बाद आता है आपका एक्सोस्फीयर, जो कि क्या है आपका लास्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। एक्सोस्फीयर को हिंदी में वायुमंडल कहा जाता है और इसके बाद लगभग जो वायुमंडल है वो खत्म हो जाता है। इसके बाहर वाली लेयर को चुंबक मंडल कहा जाता है। एक्सोस्फीयर की हाइट जो है वो 640 से 1000 किलोमीटर के बीच की होती है। यानी कि 640 से 1000 किलोमीटर के बीच का जो रीजन है उसे क्या कहा जाता है, एक्सोस्फीयर। और इसी एक्सोस्फीयर में क्या होता है कि जो पोलर सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के चारों तरफ क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इसी वजह से उन्हें क्या कहा जाता है, लोअर ऑर्बिट सैटेलाइट्स। ठीक है, और यहाँ पर ही आपको क्या देखने को मिलेगा, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो भी आपको एक्सोस्फीयर में ही देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो आपकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, हीलियम, ये जो गैसेस हैं उनकी अलग अलग लेयर्स भी आपको देखने को मिलती हैं। और इसके बाद लगभग 60,000 किलोमीटर के बाद क्या आ जाता है, स्पेस आ जाता है। तो ये था आपका पूरा वायुमंडल या फिर एटमॉस्फेयर या फिर एटमॉस्फेरिक लेयर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।